ट्यून आउट। ट्यून आउट का मतलब होता है अनसुना करना, मतलब टू स्टॉप पेइंग अटेंशन टू समथिंग और समवन। उस जगह पे आप ट्यून आउट को यूज़ करेंगे। ट्यून का सेकंड फॉर्म होता है ट्यून्ड, ओके। इसका थर्ड फॉर्म भी होता है ट्यून्ड, उसके बाद आउट। ऑलराइट, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे तुमने मुझे अनसुना कर दिया, यू ट्यून्ड मी आउट, यू ट्यून्ड मी आउट, ओके। उसने तुम्हें अनसुना कर दिया था क्या, या फिर कह सकते हैं क्या उसने तुम्हें अनसुना कर दिया था, ऐसा भी कह सकते हैं। डिड ही ट्यून यू आउट, डिड ही ट्यून यू आउट। तुम मुझे हमेशा अनसुना कर देते हो, यू ऑलवेज ट्यून मी आउट, यू ऑलवेज ट्यून मी आउट। मुझे अनसुना मत किया करो, डोंट ट्यून मी आउट, डोंट ट्यून मी आउट। अगला स्ट्रक्चर है गेटिंग स्पॉइल्ड। गेटिंग स्पॉइल्ड का मतलब होता है बिगड़ते जाना, बिगड़ते चले जाना। उस जगह पे आप गेटिंग स्पॉइल्ड को यूज़ कर सकते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद गेटिंग स्पॉइल्ड प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम बिगड़ते जा रहे हो, मतलब तुम बिगड़ते चले जा रहे हो या फिर बिगड़ते जा रहे हो। यू आर गेटिंग स्पॉइल्ड, यू आर गेटिंग स्पॉइल्ड। वह अब बिगड़ चुका है, ही हैज़ गॉट स्पॉइल्ड, ही हैज़ गॉट स्पॉइल्ड। वे लोग अब बिगड़ते चले जा रहे हैं, दे आर गेटिंग स्पॉइल्ड, दे आर गेटिंग स्पॉइल्ड। मैं अब बिगड़ने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं अब बिगड़ने का कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू गेट स्पॉइल्ड, आई एम ट्राइंग टू गेट स्पॉइल्ड। उसकी आवाज़ बिगड़ती चली गई, उसकी आवाज़ बिगड़ती चली गई। हिज वॉइस गॉट स्पॉइल्ड, हिज वॉइस गॉट स्पॉइल्ड। फील द सेम, फील द सेम, ऐसा ही समझो, ऐसा ही समझ लो। क्या होता है कई बार कि किसी ने कुछ राय मांग रहा आपसे, या फिर कुछ भी आप कह दिए तो सामने से कहता तो क्या यही है, तो आप कहते हो ऐसा ही समझो, ऐसा ही समझो, ओके। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे क्या तुम कल नहीं आओगे, तो मैं कहता हूँ ऐसा ही समझो, या फिर ऐसा ही समझ लो कि मैं नहीं आऊँगा, मतलब सेम है, ओके। तो इंग्लिश में आप कह सकते हैं वोंट यू कम टुमारो, वोंट यू कम टुमारो। तो मैं कहता हूँ यस फील द सेम, आई वोंट कम टुमारो। क्या तुम जा रहे हो, ऐसा ही समझो। सामने से वो कहता क्या तुम जा रहे हो, तो आप कहते हो ऐसा ही समझो। आर यू गोइंग, फील द सेम, फील द सेम। क्या वह पटना जा रहा है, ऐसा ही समझो। इज ही गोइंग टू पटना, फील द सेम, इज ही गोइंग टू पटना, फील द सेम। अगला स्ट्रक्चर है दैट्स द वे। दैट्स द वे का मतलब होता है उसी तरीके से, इसी तरह से, या फिर ऐसे ही। यानी कोई तरीके की बात करेंगे आप, उस जगह पे दैट्स द वे को यूज़ कर सकते हैं। बनाने का स्ट्रक्चर होता है दैट्स द वे प्लस सेंटेंस। अगर कोई चीज़ सामने है, नज़दीक में है, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं दिस इज़ द वे। मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, मतलब सेम होता है। आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, दैट वुड बी ओके, नो वरीज, ओके। ऐसे ही खाता हूँ मैं, या फिर मैं ऐसे ही खाता हूँ, ओके। तो कहेंगे दैट्स द वे आई ईट। तुम ऐसे ही प्यार करते हो, दैट्स द वे यू लव, दैट्स द वे यू लव। तुम्हें ऐसे ही जाना है, तुम्हें ऐसे ही जाना है, दैट्स द वे यू हैव टू क्रॉस, दैट्स द वे यू हैव टू क्रॉस। तुम ऐसे ही बोलते हो, तुम ऐसे ही बोलते हो, दैट्स द वे यू स्पीक, दैट्स द वे यू स्पीक। मैं ऐसे ही सोचता हूँ, मैं इसी तरीके से सोचता हूँ, तो कह सकते हैं दैट्स द वे आई थिंक, दैट्स द वे आई थिंक, या फिर दैट्स हाउ आई थिंक, या फिर दिस इज़ हाउ आई थिंक, मतलब सेम है। दैट्स द वे, इसी का कॉन्ट्रा शॉर्ट करके हम कहते हैं दैट इज़ हाउ, ओके। ये भी चलता। तो जो भी आपको अच्छा लगे स्पोकन इंग्लिश में, जो भी आप बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। इट्स समवन इल्यूशन दैट, समवन की जगह पे माई, हिज, योर, अवर, देयर, इन सबको आप रखेंगे। उसके बाद इल्यूशन फिर दैट, ओके। इल्यूशन इसका मतलब क्या होता है, किसी का भ्रम, मतलब कि ये तुम्हारा भ्रम है कि मैं वहाँ जाऊँगा। कई बार ऐसे आपको बोलना पड़ सकता है, ओके। तो उस जगह पे आप इल्यूशन को यूज़ करेंगे। जैसे यह उसका भ्रम है कि मैं गाड़ी चला लूँगा, इट्स हर इल्यूशन दैट आई विल ड्राइव, इट्स हर इल्यूशन दैट आई विल ड्राइव। यह उन लोगों का भ्रम है कि मैं उनसे मिलने आऊँगा, इट्स द इल्यूशन, यहाँ पे देयर है, ओके। इट्स द इल्यूशन दैट आई विल कम टू मीट देम,
इट्स their illusion that I will come to meet them. Okay? यह उसका भ्रम है कि तुम उससे प्यार करते हो. It's his illusion that you love her. It's his illusion that you love her. अगला स्ट्रक्चर है just because. just because मतलब होता है सिर्फ इसलिए. just because उसके बाद पहला सेंटेंस रखते हैं, उसके बाद doesn't mean that, उसके बाद सेकंड सेंटेंस रखते हैं. मतलब यहाँ पे एम्फेसाइज करते हैं. ओके, जैसे सिर्फ इसलिए कि तुम मेरा भाई हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कंपनी समय पर नहीं आओगे. मतलब ये कि मेरा भाई कंपनी समय पर नहीं आता. तो हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि इसलिए कि तुम मेरा भाई हो, इसका ये फ़ायदा नहीं है कि तुम कंपनी समय पर नहीं आओ. समय पर तुम्हें आना चाहिए. ओके, वो समय पे नहीं आता, इसलिए ये बड़ी सेंटेंस को इस तरह से आप बोल सकते हैं. ओके, ये हाईफाई इंग्लिश में काफ़ी यूज़ किया जाता है, तो आप भी इसे यूज़ करिए. ओके, जैसे सिर्फ इसलिए कि तुम मेरा भाई हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कंपनी समय पर नहीं आओगे. तो कह सकते हैं ना, जस्ट बिकॉज यू आर माई ब्रदर डजंट मीन दैट यू वोंट कम इन द ऑफिस ऑन टाइम. सिर्फ इसलिए कि मैं आपका दोस्त हूँ, इसका यह मतलब नहीं कि तुम मुझे कुछ भी जो चाहो कहते रहो. ओके, जस्ट बिकॉज आई एम योर फ्रेंड इट डजंट मीन, या फिर डजंट मीन दैट यू कीप सेइंग एनीथिंग यू लाइक. सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हें गाली दिया, इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसे जान से मरवा दोगे. जस्ट बिकॉज ही अब्यूज्ड यू इट डजंट मीन, या फिर डजंट मीन दैट यू विल गेट हिम किल्ड. सिर्फ इसलिए कि मैंने आपको थप्पड़ मारा था, इसका यह मतलब नहीं कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है. जस्ट बिकॉज आई स्लैप्ड यू डजंट मीन दैट आई डोंट लव यू. इट्स नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं. इट्स नो यूज़ प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तुमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है. इट्स नो यूज़ टॉकिंग टू यू. इट्स नो यूज़ टॉकिंग टू यू. देयर इज़ नो पॉइंट इन, कोई फ़ायदा नहीं है. रोने से कोई फ़ायदा नहीं है. देयर इज़ नो पॉइंट इन क्राइंग. देयर इज़ नो पॉइंट इन क्राइंग. झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है. देयर इज़ नो पॉइंट इन टेलिंग अ लाई. देयर इज़ नो पॉइंट इन टेलिंग अ लाई. अब छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है. देयर इज़ नो पॉइंट इन लिविंग नाउ. देयर इज़ नो पॉइंट इन लिविंग नाउ. उस कंपनी के लिए अप्लाई करना कोई फ़ायदा नहीं है. उस कंपनी के लिए अप्लाई करना कोई फ़ायदा नहीं है. देयर इज़ नो पॉइंट इन अप्लाइंग फॉर दैट कंपनी. देयर इज़ नो पॉइंट इन अप्लाइंग फॉर दैट कंपनी. इस टॉपिक में आप देखेंगे देयर इज़ नो पॉइंट टू, उसके बाद कोई भी नॉन भी रख सकते हैं. जैसे लाइफ का कोई फ़ायदा नहीं है. देयर इज़ नो पॉइंट टू लाइफ. देयर इज़ नो पॉइंट टू लाइफ. यह काम का कोई फ़ायदा नहीं है. देयर इज़ नो पॉइंट टू दिस वर्क. देयर इज़ नो पॉइंट टू दिस वर्क. बच्चों को लगता है कि होमवर्क का कोई फ़ायदा नहीं है. चिल्ड्रेन थिंक दैट देयर इज़ नो पॉइंट टू होमवर्क. देयर इज़ नो रीज़न टू, कोई कारण नहीं है, कोई मतलब नहीं है. जैसे रोने का कोई कारण नहीं है. देयर इज़ नो रीज़न टू क्राई. देयर इज़ नो रीज़न टू क्राई. चिंता करने का कोई फ़ायदा नहीं है. देयर इज़ नो रीज़न टू वरी. देयर इज़ नो रीज़न टू वरी. अ बर्डन टू, एक बोझ. सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस अ बर्डन टू प्लस नाउन. जैसे मैं एक अपनी फैमिली का बोझ हूँ. आई एम अ बर्डन टू माई फैमिली. आई एम नॉट अ बर्डन टू माई फैमिली. मैं अपने दोस्तों का एक बोझ नहीं हूँ. आई एम नॉट अ बर्डन टू माई फ्रेंड. मैं उसका एक बोझ नहीं हूँ. आई एम नॉट अ बर्डन टू हिम. आई एम नॉट अ बर्डन टू हिम. वह मेरा एक बोझ नहीं है. शी इज़ नॉट अ बर्डन टू मी. शी इज़ नॉट अ बर्डन टू मी. अगला स्ट्रक्चर है डिसअपॉइंटेड. डिसअपॉइंटेड विद का मतलब होता है निराश होना या फिर हताश होना. उस जगह पे हम डिसअपॉइंटेड विद को यूज़ कर सकते हैं. इसका बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस डिसअपॉइंटेड विद प्लस जिरंट. मतलब अगर कोई वर्ब होगा उसमें आप आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं, बताते हैं, तो उस जगह हम जिरंट कहते हैं उसे. ओके, उसके या फिर कोई नॉन हो सकता. ऑलराइट, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. निराश होना अच्छी बात नहीं है. निराश होना अच्छी बात नहीं है. बीइंग डिसअपॉइंटेड इज़ नॉट गुड थिंग. बीइंग डिसअपॉइंटेड इज़ नॉट गुड थिंग. मैं तुमसे निराश नहीं हूँ. आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड विद यू. आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड विद यू. मैं आपसे निराश क्यों रहूँगा. वाई विल आई गेट डिसअपॉइंटेड विद यू. वाई विल आई गेट डिसअपॉइंटेड विद यू.
मैं आपकी बातों से निराश नहीं हो सकता। आई कैन नॉट गेट डिसअपॉइंटेड विद योर टॉक्स। आई कैन नॉट गेट डिसअपॉइंटेड विद योर टॉक्स। इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर का मतलब होता है किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना या फिर मुसीबत में पड़ना या परेशान में होना। उस जगह पे हम इन हॉट वाटर को यूज़ कर सकते हैं। मैं मुसीबत में पड़ चुका हूँ। आई हैव बीन इन हॉट वाटर। आई हैव बीन इन हॉट वाटर मतलब मैं पड़ चुका हूँ, मैं हो चुका हूँ, मुसीबत में घिर चुका हूँ। खुद को मजबूत बना लो परेशानियों में डूबने से पहले। बी स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ बिफोर गेटिंग इन हॉट वाटर। बी स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ बिफोर गेटिंग इन हॉट वाटर। मैं मुसीबत में हूँ। आई एम इन हॉट वाटर। आई एम इन हॉट वाटर। वह किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहती। शी डजन वॉन्ट टू गेट इन हॉट वाटर। क्या तुम सचमुच मुसीबत में हो? आर यू रियली इन हॉट वाटर? आर यू रियली इन हॉट वाटर? अगला स्ट्रक्चर है इट कॉजेस। ओके, कॉजेस को आप चेंज कर सकते हैं। कई बार क्या होगा, कॉज हो जाएगा या फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसलिए यहाँ पे कॉजेस है। पास्ट में कॉज्ड हो जाएगा। ओके, तो क्या होता है इससे कि कई बार हमें ऐसे यूज़ करना पड़ता है, मतलब किसी चीज़ के लिए कुछ कारण बनना, उस जगह पे हम कॉजेस को बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर्स को, इट कॉजेस प्लस ऑब्जेक्ट या फिर इट विल कॉज या फिर इट कॉज्ड। ओके, जैसे इससे दर्द होता है, इट कॉजेस पेन। इट कॉजेस पेन मतलब इससे क्या होता है, दर्द क्रिएट करता है, कारण बनता है, मतलब ये चीज़ें हैं तो दर्द होता है, तो हम कह सकते हैं इट कॉजेस पेन। यह मत करो, इससे पोल्यूशन होता है। डोंट डू इट, इट कॉजेस पोल्यूशन। डोंट डू इट, इट कॉजेस पोल्यूशन। इससे तुम्हारी बॉडी में गर्म पैदा होता है। इट कॉजेस हॉट इन योर बॉडी। इट कॉजेस हॉट इन योर बॉडी। इससे बाल झड़ते हैं। इससे बाल झड़ते हैं। इट कॉजेस हेयर फॉल। इट कॉजेस हेयर फॉल। हैव यू एवर। हैव यू एवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या तुमने कभी बर्गर खाया है? हैव यू एवर ईटन बर्गर? हैव यू एवर ईटन बर्गर? क्या तुम कभी मुंबई गए हो? हैव यू एवर बीन टू मुंबई? हैव यू एवर बीन टू मुंबई? क्या कभी तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो? हैव यू एवर कम टू मीट मी? हैव यू एवर कम टू मीट मी? क्या उसने कभी लड़की से बात की है? क्या उसने कभी लड़की से बात की है? हैज़ ही एवर टॉक्ड टू अ गर्ल? हैज़ ही एवर टॉक्ड टू अ गर्ल? क्या तुम कभी सिनेमा हॉल गए हो? हैव यू एवर बीन टू सिनेमा हॉल? हैव यू एवर बीन टू सिनेमा? अगला स्ट्रक्चर है इट टेक्स। इट टेक्स उसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट है तो उसे एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे हिम, देम, यू, हर। ओके, उसके बाद टाइम, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे उसे यहाँ से जाने में 10 मिनट लगता है। इट टेक्स हिम 10 मिनट्स टू गो फ्रॉम हेयर। या फिर डायरेक्ट भी कह सकते हैं, ही टेक्स 10 मिनट्स टू गो फ्रॉम हेयर। इसे कंप्लीट करने में 3 मिनट लगेगा। ओके, 3 मिनट लगेगा यहाँ पे। इट विल टेक 3 मिनट्स टू कंप्लीट इट। इट विल टेक 3 मिनट्स टू कंप्लीट इट। अगर कोई सब्जेक्ट होता तो कह सकते थे मुझे 3 मिनट लगेगा, तो मैं कह सकता हूँ इट विल टेक मी 3 मिनट्स टू कंप्लीट इट। या फिर कह सकते हैं आई विल टेक 3 मिनट्स टू कंप्लीट इट। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, सिंपली हम ऐसे कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं इट विल टेक 3 मिनट्स टू कंप्लीट इट। 3 मिनट लगता है पहुँचने में। इट टेक्स 3 मिनट्स टू रीच। टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? क्या होता है, कई बार लाइफ में एक फेस आता है और हम मुसीबत में होते हैं, या फिर कोई भी एक टर्निंग पॉइंट होता है, तो हम उसे टर्निंग पॉइंट को टर्निंग पॉइंट ही इंग्लिश में काफ़ी जानते हैं। आई होप कि आपको भी पता होगा कि टर्निंग पॉइंट क्या होता है। अगर कोई सिचुएशन से गुजर रहे हैं लेकिन कोई एक टर्निंग पॉइंट मिलता है, आपका सिचुएशन बढ़िया हो जाता है, तो आप कहते हैं वाह गुड, दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट। ओके, तो ऐसे आप यूज़ करते हैं। ओके, जैसे इंग्लिश सीखना मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। लर्निंग इंग्लिश वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। तुमसे बात करना और जॉब मिलना वहाँ पर मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा है। टॉकिंग टू यू एंड गेटिंग दैट जॉब देयर, वहाँ पर, हैव बीन अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। उस कंपनी को ज्वाइन करना उसकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट रहा है। ज्वाइनिंग दैट कंपनी हैज़ बीन अ टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। इस किताब को पढ़ना उसकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था।
Reading this book was a turning point of his life. Stuck in the middle of, stuck in the middle of का मतलब था बीच में फंसना, बीच में फंस जाना. ओके, जैसे मैं इस कॉन्वर्सेशन के बीच में नहीं फंसना चाहता हूँ. आई डोंट वॉन्ट टू गेट स्टक इन द मिडल ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन. तुम दरवाजा के बीच में फंस गए हो. यू हैव गॉट स्टक इन द मिडल ऑफ डोर, या फिर कह सकते हैं यू आर स्टक इन द मिडल ऑफ डोर. मैं नहीं चाहता कि तुम बीच में फंस जाओ. आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट स्टक इन द मिडल. मैं उस मुद्दे के बीचों बीच में हूँ. आई एम इन द मिडल ऑफ दैट मैटर. आई एम इन द मिडल ऑफ दैट मैटर. दरवाजा बीच में फंस गया था. द डोर वॉज स्टक इन द मिडल. द डोर वॉज स्टक इन द मिडल.